हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव और उसके नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। विगत क्लास में भी भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या रही है, दशकीय वृद्धि के बारे में चर्चा हुई है और जनसंख्या घनत्व क्या है, वितरण क्या है। जनसंख्या वृद्धि है वो अगर दशकीय वृद्धि दर देखें तो दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक जो वृद्धि रही है दशकीय वृद्धि के अंदर 1901 से लेकर 2011 ये जो 110 साल है, इसमें जो सर्वाधिक वृद्धि रही है वो 1971 और 81 के बीच में रही है। यानी भारत में 1971 और 81 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि दर रही, कितनी रही? 24.80%। ये हाईएस्ट वृद्धि थी। और जो न्यूनतम वृद्धि रही है या उसको कहे ऋणात्मक वृद्धि रही है वो 1911 से 1921 के बीच में रही है, जहाँ -0.31% की नेगेटिव वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार 110 साल के आंकड़ों के अनुसार केवल एक दशकीय वृद्धि यानी दशकीय वर्ष को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर यानी वृद्धि हुई है। एक में ही वृद्धि हुई लेकिन ऋणात्मक वृद्धि हुई है। हाईएस्ट वृद्धि है वो 1971 और 81 के मध्य हुई है। और अभी जो वृद्धि है 2001 और 11 के दशक में ये भारत की जो दशकीय वृद्धि है वो 17.7% है। यानी 2001 और 11 के मध्य भारत की जो दशकीय वृद्धि है वो 17.7% है। अब कल अपन ने जिक्र किया था सर्वाधिक जो वृद्धि रही है वो मेघालय की रही है, लगभग 27.7% रही है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, फिर केरल है। तो इस प्रकार यानी सर्वाधिक जो वृद्धि वाले राज्य है जैसे जिसमें मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और बिहार है। न्यूनतम वृद्धि अगर देखें तो न्यूनतम वृद्धि में नागालैंड आएगा, फिर केरल आएगा और लक्षद्वीप की भी न्यूनतम वृद्धि रही है। तो इस वृद्धि जो स्थानिक प्रतिरूप अपन देखते हैं तो स्थानिक प्रतिरूप के अंतर्गत जनसंख्या जो वृद्धि है उसको अपन 3 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। एक तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्र। तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्र, तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्र का मतलब है कि जिसमें 30% से अधिक वृद्धि हुई, 30% से भी अधिक वृद्धि हुई है, उसको अपन कहते हैं तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अब 30% से अधिक राज्यों की नहीं रही है, केवल यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें नागर यानी एवं दादर हवेली, नागर और दादर हवेली, इसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? लगभग 55.5% यानी 5%। भारत के अंदर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 2001 और 11 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 55.5% रही है। दादर और यानी कि नागर हवेली, नागर और दादर जो हवेली है उसकी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है। और दूसरी जो दमन दीव है वो भी इस श्रेणी में आते हैं। तो दमन दीव की कितनी लगभग 53.5% है वो दमन दीव की वृद्धि रही है। तो 30% जो अधिक वाले क्षेत्र है जिसमें तीव्र वृद्धि रही है, तो तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्र में एक तो आते हैं दादर और नागर हवेली है और जिसमें 55.5% की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा दमन दीव है, दमन दीव में भी 53.5% की वृद्धि हुई है।
तो जो 30% से अधिक वाले क्षेत्र है उसको अपन जनसंख्या तीव्र क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले, मध्यम जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है कि जिसमें 20 से 30% की वृद्धि हुई है, 20 से 30% की वृद्धि हुई है। अब 20 से 30% की वृद्धि किस में हुई है? जैसे मेघालय में हुई है, सर्वाधिक है जो 27.7% है राज्यों की दृष्टि से। अरुणाचल प्रदेश जो 25.9% है, बिहार है। तो इनमें सर्वाधिक यानी कि वृद्धि हुई है जो 20 से 30% वृद्धि रही है। और अगर 20% से कम है तो उसको अपन कहेंगे कि कम वृद्धि वाले क्षेत्र है। 20% से कम, 20% से कम, तो 20% से जो कम वाले क्षेत्र हैं जिसमें भारत के बहुत सारे राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि है वो 20% से भी कम रही है, जिसमें वे राज्य और सारे प्रदेश आते हैं जिसमें 20% से कम रहने वाली जनसंख्या वृद्धि दर है। जैसे आंध्र प्रदेश है, असम है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम और तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है वो केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी कहलाता है, केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। तो 20% से कम वृद्धि दर वाले बहुत सारे राज्य हैं। 20 से 30% वाले जो राज्य हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में शामिल है। तो इस प्रकार राजस्थान की देखें तो राजस्थान में भी जो 2001 और 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.34% है, 21.34% है जो राजस्थान की यानी 2001 और 2011 के मध्य वृद्धि रही है। जनसंख्या वृद्धि का जो प्रभाव है, यदि भारत की इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि होती रही तो जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव भी देखने को मिलता है। और इस प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए यानी बहुत सारे सामाजिक आर्थिक प्रभाव है जो जनसंख्या वृद्धि के कारण यानी कि भारत पर पड़ते हैं। बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। यदि 2001 और 2011 के दशक की तुलना करें तो उनमें जनसंख्या जो वृद्धि है लगभग सभी राज्यों के अंदर जनसंख्या वृद्धि हुई है। यानी 2001 और 2011 का जो दशकीय वर्ष है इसमें पिछले दशकीय वर्ष, पिछले का मतलब है कि 1991 से 2001 ये जो दशकीय वर्ष है इसकी तुलना में 2001 और 2011 के दशक में लगभग 3 राज्यों को छोड़ करके यानी 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इनको छोड़ करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या में यानी गिरावट आई है। जनसंख्या के अंदर गिरावट आई है। लेकिन ये 3 यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है। इनमें वर्ष जो दशकीय वर्ष है 1991-2001 की तुलना में 2001 और 2011 के मध्य जनसंख्या में गिरावट नहीं आकर के वृद्धि हुई है। और बाकी सभी राज्यों के अंदर यानी कि पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि के अंदर क्या आई है? गिरावट आई है। और इसमें सर्वाधिक गिरावट किसकी आई है? नागालैंड। नागालैंड में सर्वाधिक जनसंख्या की गिरावट आई है और ये गिरावट 0.64% की गिरावट आई है। तो इस प्रकार यानी कि सर्वाधिक जो गिरावट है वो नागालैंड की है और बाकी सारे राज्यों के अंदर, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जनसंख्या में गिरावट आई है। लेकिन 3
ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 1991-2001 के दशकीय वर्ष की तुलना में 1 और 11 दशक के अंदर जनसंख्या में गिरावट नहीं आकर के वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें कुछ उपायों के माध्यम से जनसंख्या में गिरावट आई है, लेकिन सर्वाधिक गिरावट नागालैंड में आई है, उसके बाद में सिक्किम में आई है, फिर चंडीगढ़ में है, अंडमान निकोबार में भी लगभग 20.22% की गिरावट आई है। ये जनसंख्या वृद्धि के गिरावट के बावजूद भी जनसंख्या जो तीव्र वृद्धि हो रही है इसके बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं और भारत में जनसंख्या तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है 1901 में भारत में जनसंख्या 23.8 करोड़ थी जो 91 में बढ़कर 84.64 करोड़ हो गई और 2001 में 102.87 करोड़ हो गई, 11 में 121.05 करोड़ हो गई है। तो इस प्रकार जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत है वो विश्व के अंदर दूसरा स्थान रखता है, जबकि क्षेत्रफल में भारत है वो 7वां स्थान रखता है। और जनसंख्या वृद्धि में या भारत की जो जनसंख्या है उसके अनुसार यदि पृथ्वी पर आंकलन करें तो हर 6ठा व्यक्ति है वो भारतीय मिलेगा। इस प्रकार यानी कि इसका वितरण किया जा सकता है क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और उस 2.4% में जनसंख्या 17.5% निवास करती है। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो नियोजित आर्थिक विकास है उसके प्रयास है वो निष्फल हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि से जो प्रभाव पड़ते हैं उसमें नियोजित आर्थिक विकास है, उनके जो सारे प्रयास है वो निष्फल हो रहे हैं। भारत में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत नीचे है। देश में अभी भी यानी कि 27% जनसंख्या शिक्षित नहीं है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अभी भी यानी कि 73% लोग हैं वो साक्षर है। तो स्त्रियों की साक्षरता का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा और भी कम है, जिसका यानी कि लगभग 65% ही है। भारत में अधिकतर लोग रूढ़ियों और पुरानी परंपराओं से प्रभावित है। नए विचार अपनाने में इस प्रकार के लोगों का कठिनाई होती है। परंपराओं और रूढ़ियों के प्रभाव में जब लोग जन्म निरोध के नए उपाय नहीं अपनाते हैं, बच्चे पैदा होने के विरुद्ध कोई प्रयास नहीं करते हैं, तब जमदर ऊंचे स्तर तक बनी रहना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार भारत के अंदर जो परंपरावादी रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं की वजह से ये स्थिति पैदा हो गई है कि नए जो जन्म निरोधक उपाय है वो नहीं अपनाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं आती है, जिससे जन्म दर ऊँची बनी रहती है और मृत्यु दर कम होने और जन्म दर ऊँची बने रहने से जनसंख्या का विस्फोट होता है या तीव्र भयावह वृद्धि होती है। भारत में संयुक्त, अब इसके और भी समस्या है, जैसे प्रभाव कोई समस्या है। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान है। संयुक्त परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के भरण पोषण का दायित्व माता पिता पर नहीं होकर के संपूर्ण परिवार पर होता है और अतः बच्चा पैदा होने के विरुद्ध कोई ऐसी कोई विवशता है वो नहीं होती है। और संयुक्त परिवार प्रथा विवाह की आयु को कम करने को भी प्रोत्साहित करती है। तो संयुक्त परिवार की वजह से भी भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। समाज में स्त्रियों का कम समान होना भी परिवार के बड़े आकार का कारण बनता है। और यदि समाज के अंदर कम यानी कि महिलाएं हैं वो कम पढ़ी लिखी होना, जिसकी वजह से परिवार का आकार बढ़ता है। समाज में स्त्रियों को बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया जाता है, ऐसी रूढ़िवादी धाराएं हैं। और उनकी सुख सुविधाएं
और कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। भारतीय समाज अभी भी बहुत हद तक ग्रामीण है। आज भी देखें तो भारत के अंदर जो यानी नगरीय और ग्रामीण जो जनसंख्या है, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या, तो उसमें भारत के अंदर ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात है वो 6 यानी कि 8.80 है। 68.80% आज भी जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। और नगरीय जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, मात्र 31.30% है। तो इनकी वजह से ये जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है उनमें भारत की लगभग आज भी लगभग 70% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। और ग्रामीण जनसंख्या होने की वजह से शिक्षा का स्तर कम है और उससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, जनसंख्या का तीव्र वृद्धि होना। तो ग्रामीण जनसंख्या में भी ज़्यादातर यानी जो प्रवास होता है ग्रामीण से शहर की ओर, ग्रामीण से शहर की ओर क्या होता है, प्रवास। उन प्रवास के अंदर किसका होता है, पुरुषों का प्रवास ज़्यादा होता है। यानी ज़्यादातर पुरुष है वो शहर की ओर चले आते हैं और गांवों के अंदर यानी महिलाओं की संख्या अधिक होती है, लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार की भारतीय जो जनसंख्या है वो अधिकांश गांवों के अंदर निवास करती है और जिसकी वजह से महिलाओं का निरक्षर होना, परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं अपनाना, जागरूकता में कमी होना, परंपराओं और रूढ़ियों में बंधे रहना, संयुक्त परिवार के संबंध रखने के कारण कम आयु में विवाह कर लेना, परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने में कोई रुचि नहीं दिखाना, इनकी वजह से गांवों की जन्म दर है वो नगरों से ऊंची रहती है और जनसंख्या में विस्फोट होता है। अब जनसंख्या वृद्धि का यदि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखें तो जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव है उनमें अनियंत्रित रूप से बढ़ रही आबादी हमारे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती बनी हुई है। ये जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही है इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। संसाधन और जनसंख्या के बीच में जो संतुलन है, जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। संसाधन जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध नहीं है और लोगों की मूलभूत जो आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल रहे हैं। ये देश की विकास गतिविधियों को लगातार सीमित, नाकाफ़ी और अपर्याप्त साबित करने में तुली हुई है। इससे जनसंख्या में यानी नाकाफ़ी और अपर्याप्त जो देश के विकास की गतिविधियां हैं वो साबित हुई है और गांव से शहर की ओर पलायन है जो प्रवास है, आवास, खाद्यान्न, जलापूर्ति की समस्या। अब इस जनसंख्या वृद्धि के अंदर जो समस्या है उसमें आवास की भी समस्या है और खाद्यान्न और जलापूर्ति की समस्या, पारिस्थितिकी असंतुलन आदि यानी कि बढ़ी हुई आबादी के ही परिणाम है। अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसके लिए परिणाम यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी पूर्ण रूप से संतुलित नहीं रह पाएगा, उसमें असंतुलन रहेगा, जलापूर्ति की समस्या रहेगी, खाद्यान्न सभी के लिए अवेलेबल समय पर नहीं हो पाएगा। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की भी समस्या उत्पन्न हो गई है और जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति ने भौतिकवादी सुविधाओं के चलते प्राकृतिक संपदाओं का निर्मम और अवैधानिक तरीके से विदोहन किया है और बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भौतिकवाद की तरफ रुख कर रही है जिससे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्राकृतिक जो संसाधन है उसका असीमित रूप से विदोहन हो रहा है, अवैधानिक तरीके से विदोहन हो रहा है जिससे हमारी जो प्रकृति है वो असंतुलित सी हो गई है। आधुनिक खेती के नाम पर कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो जनसंख्या वृद्धि से ये भी एक समस्या है।
इसका प्रभाव और समस्या है कि इससे ज़्यादातर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है कि ज़्यादा कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना भी स्वास्थ्य के लिए यानी खतरनाक होता है। आवासीय समस्या के हल करने के लिए कृषि योग्य जो भूमि पर मकान का निर्माण अव्यवस्थित रूप से किया गया है, यही यदि स्थिति बनी रही तो कुछ समय पश्चात खाद्यान्न की समस्या यानी कि अपना विकराल रूप धारण कर सकती है। अनेक पशु पक्षियों और वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में हो गया है। पर्यावरण को असंतुलन करने में बहुत अधिक यानी कि सहायक होते थे, तो इन वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में हो गया है, क्योंकि इनके विचरण का जो क्षेत्र था वहाँ आवास और कॉलोनियाँ इंडस्ट्री क्षेत्र लग गए हैं। देश में उपलब्ध जल का 70% भाग प्रदूषित जल की श्रेणी में आ गया है और बढ़ती जनसंख्या जल प्रदूषण के दायरे को बढ़ाती है। और आज जो प्राकृतिक संसाधन है, जो जल है, वो भी 70% जो शुद्ध जल है वो प्रदूषित की श्रेणी में आ गया है। 30% विषाक्त के स्तर तक पहुंच गया है, जो संक्रामक रोगों को फैलाने में बहुत सहायक होती है। इससे 15 लाख बच्चों की प्रतिवर्ष मृत्यु भी हो जाती है। तो जल प्रदूषण की समस्या बहुत भयावह स्थिति में पहुंच गई है। इसका जो कारण क्या है, प्रभाव है, वो जनसंख्या वृद्धि है। जल का स्तर 2 गुना या कहीं 3 गुना तक नीचे चला गया है। जनसंख्या वृद्धि इसी गति से होती रही तो भविष्य में जल की समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। लोगों के द्वारा अनेक जगहों पर पर्यटन स्थल विकसित करने से लोग उन जगह पर एकत्रित होते हैं और गंदगी और कूड़ा करकट फैलाकर प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, जिससे अनेक औषधियाँ युक्त पौधे भी विलुप्त होने के कगार पर है। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि से जहाँ टूरिज्म पॉइंट है वहाँ अधिक संख्या में लोग जमा हो जाते हैं और जिससे उस टूरिस्ट जो पॉइंट है उस वहाँ पे गंदगी हो जाती है और बहुत सारे वहाँ कूड़ा करकट से जो औषधि युक्त पौधे हैं वो भी विलुप्त हो जाते हैं। प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मौसम में परिवर्तन होना, समुद्री और जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, तापमान में वृद्धि होकर बर्फ़ सामान्य से अधिक मात्रा में पिघलने लगना, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसों का निरंतर वृद्धि होना, जो मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। तो इस प्रकार के जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है जनसंख्या वृद्धि से, वो भी मानव स्वास्थ्य पर यानी कि प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वनों के काटने से कुछ इस रूप में पड़ा है कि लगातार सूखा और कुछ क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। सूखे पड़ने से वनों को प्राय आगजनी की घटनाएं है वो भी सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि से, पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ करने से जो मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, उससे भारत के किसी एक प्रांत में सूखा पड़ता है तो दूसरे प्रांत के अंदर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। सरकार विकास हेतु बनाई जा रही जो योजना है उसको लागू नहीं हो पाती है, क्योंकि वह धन अन्य विकास कार्यक्रमों पर खर्च हो जाते हैं। अधिकतर लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आए दिन भूखमरी से मरने की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। देश के आर्थिक विकास और वृद्धि अवरुद्ध हो रही है। समाज में झगड़े, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि प्रोत्साहन मिलने से कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। तो जनसंख्या वृद्धि से समाज के अंदर झगड़े, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये जो इशू है ये बहुत पनपने लगे हैं, जिससे कानून व्यवस्था को कंट्रोल में करना भी मुश्किल हो रहा है। और बेरोजगारी की समस्या है, ये सभी विश्व के अंदर और ख़ास करके भारत जैसे जनसंख्या वृद्धि वाले देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। और
इतने रोजगार के क्षेत्र नहीं हैं जितने अनुपात में जनसंख्या है या जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है। इससे दिनों दिन रोजगार के अवसर है वो कम होते जा रहे हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई है। जानलेवा बीमारियां जैसे एड्स, यौन रोग, पोलियो, खसरा, चेचक आदि के संक्रमण भी बढ़ता ही जा रहा है और वर्तमान समय में कोरोना जो महामारी है उसको भी भारत में कंट्रोल करना मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि उसको यानी कि उसके प्रभाव को, उसका कोरोना का जो संक्रमण है उसके फैलाव को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो ये सारे जो प्रभाव है, अगर जनसंख्या वृद्धि दर रही तो इस प्रकार यानी सब जनसंख्या के प्रभाव और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कुछ समस्याएं उत्पन्न भी हो सकती हैं, ये जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव रहे हैं। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि से समस्या क्या है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, एक तो अत्यंत है वो तीव्र वृद्धि हो रही है, भयावह और तीव्र वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि दर यानी कि बढ़ती जा रही है। अभी हालांकि ये ज़रूर है कि सर्वाधिक वृद्धि है वो 1971 से 81 के मध्य रही है, जो 24.80% रही है, और 2001 और 2011 के मध्य ये जो भारत की वृद्धि है वो 17.7 रही है। तो ये कम हुई है ज़रूर, लेकिन फिर भी अभी वृद्धि दर है वो बहुत अधिक है, लगभग 17.7% वृद्धि है, जो दशकीय वृद्धि है। अगर भारत की वार्षिक वृद्धि दर देखें तो भारत में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.64% है। ये भारत की वार्षिक वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि। तो वार्षिक वृद्धि दर भी 1.64 है, दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% है। इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है, एक तो वृद्धि तीव्र है, वितरण है वो भारत के अंदर यानी कि स्वकेंद्रित है। जनसंख्या वृद्धि की क्या समस्या है कि वितरण है वो स्वकेंद्रित है। बहुत कम राज्यों के अंदर यानी कि अधिक जनसंख्या निवास करती है, और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, मेघालय है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के अंदर यानी कि जनसंख्या कम निवास करती है। जबकि उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग है जहाँ उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की सुविधा, जल की उपलब्धता होना, ये इन क्षेत्रों की वजह से वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है और सीमित संसाधन है। जनसंख्या वृद्धि से संसाधन है वो बहुत सीमित होते जा रहे हैं। जनसंख्या और संसाधनों के मध्य में जो असमानताएं देखने को मिलती है, दिनों दिन बढ़ती हुई असमानताएं हैं, वो आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा खाद्यान्न जो आपूर्ति है, खाद्यान्नों की आपूर्ति की समस्या है, खाद्यान्नों की आपूर्ति की समस्या है वो भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या हो सकती है, जनसंख्या की वृद्धि से जल की उपलब्धता की समस्या हो सकती है, संसाधन और जनसंख्या के मध्य असमानताओं की यानी कि जो स्थिति है वो बन सकती है। तो इस प्रकार यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में समस्या हो सकती है, आर्थिक विकास की समस्या हो सकती है, जो आर्थिक विकास है वो भी प्रभावित होता है, आर्थिक विकास है वो प्रभावित होता है। इसकी वजह से जनसंख्या तीव्र वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। अब जनसंख्या जो वृद्धि है इसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? अगर इसको नियंत्रित करना है तो क्या उपाय होने चाहिए? तो सबसे पहले विवाह की आयु है उसमें वृद्धि करना। अभी वर्तमान समय में विवाह की आयु कितनी है, यानी 18 और 21 का रेशे है, 18 और 21 का रेशे है, यानी जो लड़का है वो है वो 21 वर्ष है और लड़की है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का है उसको कानूनी रूप से यानी कि विवाह करने का अधिकार दिया हुआ है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है। तो विवाह की आयु है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, चाहे खाद्यान्न का उत्पादन हो, चाहे इंडस्ट्री क्षेत्र में अन्य संसाधनों का उत्पादन हो,
मशीनों का उत्पादन हो या अन्य जितने भी उत्पाद है उसका उत्पादन होना चाहिए। इनके अलावा परिवार कल्याण कार्यक्रम नियोजन भी अपनाना चाहिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाना चाहिए ताकि जनसंख्या में वृद्धि को रोका जा सके। शिक्षा है, शिक्षा के अंदर भी खास करके किस महिला शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। महिला शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि महिला शिक्षा के माध्यम से महिलाएं सक्षम बनेगी, उसमें जागरूकताएं आएगी और इससे जनसंख्या जो वृद्धि है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और लड़के और लड़कियों के बीच में जो असमानता की भावना है, लड़के को प्राथमिकता देना, ये सब यानी कि जो परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो भी ख़त्म होनी चाहिए, तब जाकर के जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता है।